दोस्तों नमस्कार। कथुराल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी तक हम जितने भी वीडियोज़ लगभग 5 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और ये छठा लेक्चर है। तो आज की वीडियो सेकंड लास्ट वीडियो हो सकती है और इसके बाद एक वीडियो और बनेगी जिसमें हम कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को रिवाइज़ कर लेंगे और वो समाप्त हो जाएगी। तो चलिए, मुख्य बातें हम कर चुके हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में अब डिस्कशन करना ज़रूरी है, जिसके बारे में हम पेपर में ये सोच सकते हैं कि कुछ क्लासेज वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं और कुछ टॉपिक जो हैं वहाँ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले बस एक बात बोलना चाहूँगा। जो लोग चैनल पे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ठीक है, और आप सब कमेंट ज़रूर किया करें। आप कितनी देर देखते हैं नहीं देखते हैं उससे नहीं फ़र्क पड़ रहा, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको कैसा लग रहा है, क्या चाहिए आपको, कौन सी चीज़ें और हो सकती हैं जो हम आपके लिए लेके आ सकते हैं यहाँ पे, जो एक यूट्यूब के माध्यम से दी जा सकती हैं। वो सब चीज़ें आप हमें यहाँ पे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए, तो फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक जो है वो है एक सांसद बनने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, कि एक सांसद बनना है किसी को, ठीक है, तो क्या योग्यता रहेगी। देखिए, अगर सांसद बनना है लोकसभा का तो उम्र चाहिए 25 साल, राज्यसभा का बनना है तो उम्र चाहिए 35 साल, और सबसे बड़ी बात, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट में। ठीक है, जो आरपीए एक्ट है 1951 उसके तहत, ठीक है, कोई भी लाभ का पद न धारण करता हो। यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या अधिक की सज़ा हो रखी है, ठीक है, यानी कि हमारे न्यायालय ने उसको 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा दे रखी है, तो उसकी सदस्यता जो है वो रद्द की जाएगी। ठीक है, उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है और अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये यहाँ पे लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी के अपराध में दोषी पाया जाता है, यानी कि असप्रसता के अपराध में दोषी पाया जाता है, तो वो कभी चुनाव नहीं लड़ सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी के केस में दोषी मिलता है तो वो अपनी पूरी लाइफ में कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, तो ये सांसद की एक योग्यताएं हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके बाद आर्टिकल 103, अगर सदस्यता रद्द करने के लिए मामला जाता है तो सदस्यता रद्द करने के लिए मामला जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा सबसे पहले। ठीक है, कि भाई इस व्यक्ति के बारे में ये बातें पता चली हैं, इन चीज़ों में दोषी पाया जा रहा है, तो इसके लिए जो है राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी जाएगी, वो मामला उसके पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन को सलाह लेगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और उसे सलाह लेगा कि क्या करें इसका। तो इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन सलाह देगा और सलाह के बाद जो राष्ट्रपति उसे हटाने के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, यानी कि अगर उसने सलाह मांगी कि इसके साथ क्या किया जाए, और फिर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, इसको हटाना ठीक नहीं है, इसको कुछ दिन के लिए यहाँ से हम निकाल देते हैं संसद से, 2 महीने 3 महीने, ठीक है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इसको हटा दीजिए और परमानेंट हटा दीजिए, इसको 5 साल में इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा भी ये। ठीक है, तो ये कर दिया जाएगा। और ये भी बोल दे कि उपचुनाव के लिए भी इसको कैंडिडेट नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस मामले में भी क्या है कि राष्ट्रपति जो भी सलाह आएगी उसको मानने के लिए बाध्यकारी होगा, वो माननी पड़ेगी फिर। ठीक है, दल बदल 1985 क्या है, दल बदल कानून के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा। देखिए, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और क्या प्रोविज़न था कि कोई सांसद या विधायक अगर सदन की सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा, यदि जिस दल के टिकट पर सदन के लिए, देखो, कोई सांसद या विधायक वो सदन की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जब क्यों कर दिया जाएगा, वो इसलिए कर दिया जाएगा कि उस जिस दल के टिकट पर उसने चुनाव लड़ा है, यानी कि जिस पार्टी से उसने चुनाव लड़ा है, ठीक है, उस निर्वाचित होकर के वहाँ पे पहुँचा, चुन कर के वहाँ पे गया है, तो उस दल से अगर वो त्यागपत्र दे दे, ठीक है, जिस टिकट से चुनाव लड़ा और जीत करके आ गया, उससे अगर वो त्यागपत्र दे दे, तो पहली कंडीशन ये कि उसके ऊपर दल बदल कानून लगेगा। दूसरा, विप जारी की जाती है पार्टीज़ के द्वारा, तो विप के अगर निर्देश फॉलो ना करे, उसके विरुद्ध जो है सदन के अंदर मतदान कर दे, ठीक है, तो भी उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। दल के द्वारा निर्देश दिया गया है कोई, ठीक है, फिर भी वो सदन में ना आए, दल बोले कि कल आना जरूरी है, चाहे तुम सिंगापुर बैठे हो, कल आना जरूरी है, ठीक है, फिर भी वो उपस्थित ना हो, तो क्या करेगा, या उपस्थित होकर भी मान लो आ भी गया, पहुंच गया, और पहुंचने के बाद भी क्या है, वोट ना करे, या फिर वोट कर दे और किसी दूसरे दल को वोट कर दे,
इस तरीके से जो उसके ऊपर दल बदल लागू हो जाएगा। और एक और कंडीशन, निर्दलीय विधायक भी चुने जाते हैं। मान लो कोई निर्दलीय सदस्य जो है, ठीक है, वो किसी दल की सदस्यता ले ले, निर्दलीय सदस्य किसी दल की सदस्यता ले ले, उसके ऊपर भी दल बदल लग जाएगा। यदि कोई मनोनीत सदस्य जिसको नॉमिनेट किया गया है, अगर वो 6 माह के पश्चात, 6 माह से पहले नहीं, 6 माह के बाद, नॉमिनेशन के 6 माह के बाद कि उसको नॉमिनेट कर दिया गया, वहाँ पे भेज दिया गया, राष्ट्रपति ने भेज दिया है, ठीक है, विधान परिषद में राज्यपाल ने भेज दिया है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो 6 महीने के बाद जो है किसी दल में शामिल हो जाए, किसी दल की सदस्यता ले ले, उसके ऊपर भी जो है दल बदल लागू होगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो यदि कोई व्यक्ति पार्टी की नीतियों के विरुद्ध कार्य करता है, कि पार्टी की नीतियों के विरुद्ध भी, सदन के अंदर नहीं, बाहर पार्टी की नीतियों को फॉलो नहीं कर रहा, पार्टी की क्रिटिसिज्म कर रहा है, पार्टी को पब्लिकली बदनाम कर रहा है, पार्टी के खिलाफ बात कर रहा है, ठीक है, पार्टी के खिलाफ सारी चीज़ें उगल रहा है, ठीक है, काम करता है, तो उस पर भी दल बदल लग सकता है, ठीक है, उस पर दल बदल लागू माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। अब अपवाद क्या है, इसका अपवाद क्या है? यदि पार्टी के 2/3 सदस्य, मान लो कोई पार्टी है, ठीक है, उसके 2/3 सदस्य जो पार्टी छोड़ते हैं और किसी दूसरे दल में शामिल हो जाएं या फिर अपनी नई पार्टी बना ले, तो उनके ऊपर दल बदल लागू नहीं होगा, ठीक है। और ये कहाँ से आया था? 91st अमेंडमेंट 2003 से, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ देखो, पार्टी टूट गई, अब पार्टी टूट की संख्या 1/3 ही रखी गई है, क्योंकि पार्टी टूट गई है, ठीक है, पार्टी टूटने पे संख्या 1/3 ही रह गई है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि भाई उस समय भी दल बदल नहीं लगता, पार्टी टूट गई है, कुछ लोग बचे हुए हैं लेकिन पार्टी टूट गई है, वो कहीं जा नहीं रहे, आ नहीं रहे, ठीक है, पार्टी में शामिल नहीं हो रहे, तो भी क्या माना जाएगा? 1/3 पार्टी अगर टूट जाती है तो उसका मतलब है कि दल बदल नहीं लगेगा। यदि पार्टी टूट की वजह से कोई सदस्य अकेला रह गया है, जैसे मान लो हरियाणा के अंदर भी जैसे जेजेपी है, 10 विधायक थे उसके, 10 के 10 विधायक में से 2 विधायक को छोड़ करके 8 विधायकों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, किसी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, किसी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ठीक है, किसी ने वैसे ही पार्टी छोड़ दी, तो वो क्या करेंगे? उनका क्या होगा? अब मान लो कि जैसे ये 2 ही विधायक बच गए यहाँ पे, या फिर समझ लीजिए कि अब ये दो अकेले बच गए हैं, कल को मान लो इन 2 में से एक विधायक किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, वो कहेगा कि मैं अकेला ही तो बच गया हूँ, मेरे ऊपर क्या दल बदल गया, बाकी लोग तो छोड़ चुके हैं पहले ही, पार्टी तो टूट चुकी है, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है अगर अकेला बच गया, वो चाहे निर्दलीय रह जाए, चाहे वो पार्टी में रहे, फिर चाहे वो दूसरी पार्टी में जाए, उसके ऊपर भी दल बदल लागू नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति या सांसद को पार्टी से निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो उस पर भी दल बदल लागू नहीं होता कि पार्टी ने खुद ही निकाल दिया, इस पर क्या दल बदल लगेगा, ठीक है। पार्टी ने उसको जो है निष्कासित कर दिया अपनी पार्टी की सदस्यता से और उसने किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, सदन की सदस्यता तो चली जाएगी, लेकिन क्या होगा कि उसके ऊपर दल बदल नहीं लगेगा। सदन के पीठासीन अधिकारियों पे दल बदल कभी लागू नहीं होता है। पीठासीन यानी कि लोकसभा अध्यक्ष होता है और साथ में राज्यसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है, जैसे विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधान परिषद का अध्यक्ष होता है, इनके ऊपर कभी भी दल बदल लागू नहीं होता है। दल बदल पर अंतिम निर्णय जो है वो पीठासीन अधिकारी ही लेता है, ये बात भी ध्यान रखना। दल बदल के ऊपर जो है अंतिम निर्णय राज्यसभा के अंदर जो है वो सभापति लेगा, लोकसभा के अंदर जो लोकसभा अध्यक्ष लेगा, वो डिसाइड करता है कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और ये निर्णय जो है न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आता है। इस बात को ध्यान रखना कि होतो होलन मामला आया था 1993 में, उस मामले के बाद ये कहा गया कि ये जो दल बदल जो है, किसी को हटाना, किसी को हटाना जो है, किसी को पद मुक्त करना, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव कार्य है। तो ये एग्जीक्यूटिव कार्य जो है अगर ये संसद कर रही है, लोकसभा अध्यक्ष कर रहा है, तो उसको जो है न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है कि कोई निर्णय किस तरीके से लिया गया है। अब देखो संसद के विशेषाधिकारों के बारे में देखिए, विधायकों को 194 में दिए गए हैं और सांसदों को व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं 105 में और सामूहिक विशेषाधिकार हैं 122 में, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 105 को समझिए, यही सारे के सारे उसके अंदर मिलेंगे आपको 194 के अंदर। 194 में किसके लिए हैं? राज्य के विधायकों के लिए। 105 में किसके लिए हैं? जो संसद में बैठे हैं देश के प्रतिनिधि, उनके लिए।
ठीक है। और ये व्यक्तिगत हैं कि अपने स्वयं के, उनके स्वयं के जिम्मेदारी से, और सामूहिक 122 में है, वो मैं बताऊंगा कैसे हैं। प्रत्येक 105 में क्या है कि प्रत्येक सांसद जो है सदन में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखता है और असीमित स्वतंत्रता रखता है, ठीक है। यानी कि असीमित, वो कुछ भी कह सकता है संसद के अंदर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सदन में कोई भी बात कही गई तो उसके ऊपर न्यायालय में उसके जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है कि न्यायालय उससे कहेगी तूने ऐसा क्यों बोला था, वो बोले कि क्यों क्यों बताऊँ, वहाँ पे बोल दिया मैंने, वहाँ से उसके ऊपर कोई न्यायिक समीक्षा हो ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के आचरण पर आप सवाल नहीं कर सकते। अब वो देखो, उसने कहा कि वो कोर्ट में बुला लिया उसको कि बताओ तुमने वहाँ पे क्यों कहा था ऐसा, वो बोला कि मैं जवाब देने के लिए बाध्य हूँ ही नहीं, यहाँ पे मैंने वहाँ पे बोला है, वहाँ पे मैं चाहे कुछ भी बोलूँ। अब कोर्ट का जज बोले कि तूने जो बोला है ना वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला है, उच्च न्यायालय के जजों के बारे में बोला है, इसके लिए तो बेटा देना पड़ेगा जवाब, बताओ क्यों दिया था, ठीक है। तो क्या है कि वो टिप्पणी कब करेगा उसके ऊपर, वो टिप्पणी कब की गई उनके आचरण पे, तब तक नहीं की जा सकती जब तक उनके ऊपर हटाने की प्रक्रिया सदन में नहीं आ गई हो, ठीक है। अगर उसने पहले कर दी तो न्यायिक समीक्षा होगी, न्यायालय सजा दे सकता है उसके लिए, ठीक है। न्यायालय मतलब ये कह सकता है कि कोर्ट की अवमानना का केस लगा देगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये अपवाद भी है इसका कि उनके अब जो असीमित स्वतंत्रता है, असीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो न्यायालयों के मामले में लागू नहीं होती है, ठीक है। तो प्रक्रिया में उसको सिर्फ तभी ही बोल सकता है उनके बारे में जब उनको हटाने की प्रोसेस वहाँ पे चल रही हो, ठीक है। तो प्रत्येक सांसद को सदन में इच्छा अनुसार मतदान की स्वतंत्रता है, मर्जी से मत कर सकता है, इसके लिए उन्हें न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। जब संसद का सत्र चल रहा हो तो सांसद को न्यायालय में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। क्या है, सांसद को गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि न्यायालय का सत्र चल रहा, सॉरी संसद का सत्र चल रहा है तो गवाही के लिए जरूरी है, नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। जो सदन है, सदन का जो सत्र चलता है, सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले, कि भी मान लो सदन कब शुरू होना है, सदन की डेट है उस दिन शुरू होना है, तो उससे 40 दिन पहले, और सत्र के दौरान, सत्र चल रहा है उस समय पे, और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद। अब जैसे मान लो सत्र चला 30 दिन तक, ठीक है, 40 दिन पहले 40 दिन बाद, ठीक है, 17 और 40 110 दिन हो गए, यानी कि लगभग 4 महीने के करीब, लगभग 4 महीने के करीब जो है व्यक्ति को आप न्यायालय में बुला ही नहीं सकते, ठीक है। 40 दिन तक किसी भी दीवानी मामले में इनको ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है, ना इनको कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है। सॉरी, गवाही सिर्फ सत्र के दौरान की है कि सत्र चल रहा है तब नहीं बुला सकते, लेकिन गिरफ्तारी जो है दीवानी मामलों में, सिविल मामलों में गिरफ्तारी जो है वो सदन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद और सदन के सत्र के दौरान नहीं हो सकती है, लेकिन क्रिमिनल मामलों में हो सकती है। याद रखना, क्रिमिनल मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है। अब सामूहिक विशेषाधिकार क्या है? सामूहिक विशेषाधिकार हमने कहा था 122 में है, तो देखिए क्या कह रखा है। लोकसभा राज्यसभा को दिए गए विशेषाधिकार क्या हैं? सदन को किसी भी बाहरी व्यक्ति को बाहर करने का अधिकार है। ये सामूहिक है कि मान लो कोई बाहरी व्यक्ति अंदर घुस गया है, ठीक है, उसको बाहर करने का अधिकार किसके पास है? सदन के पास है, उसको बाहर कर सकता है। सदन जो अपनी कार्रवाइयाँ करता है, जो भी उसकी बातचीत होती है, उसको प्रकाशित करने का या उसे प्रकाशित ना करने का, ठीक है, उसको पूरा अधिकार है। वो उसको प्रकाशित करने की अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। वो कह सकता है कि राज्यसभा टीवी को बंद कीजिए, लोकसभा टीवी जो है इसको भी बंद कीजिए, ये नहीं दिखाना है हमें इस बार, ठीक है। तो राज्यसभा लोकसभा इस बारे में मना कर सकती है। उसके अंदर क्या बातचीत हुई वो अखबार में आएगी नहीं आएगी, न्यूज़पेपर में आएगी या नहीं आएगी, वो भी डिसाइड करे कि ये खबर छाप सकते हैं, अनुमति लेनी पड़ती, हाँ छाप सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि सदन की कार्रवाई से हटा दिए जाते हैं, बोल दे कि ये सदन की कार्रवाई नहीं, शब्द नहीं है, इनको हटा दिया गया है। वो आप बोल भी नहीं सकते कहीं पे, ना उनको आप लिख सकते हैं फिर कहीं पे, ठीक है, ये भी है। कई बार होता है ना ऐसा कि ये सदन की कार्रवाई से शब्द हटाए जाते हैं, तो वो हटाने का मतलब यही होता है कि उन सदनों को अब सदन में यूज़ नहीं किया जा सकता, और सदन में अगर वो हटा दिए गए हैं तो इसका मतलब है उनको बाहर भी नहीं यूज़ किया जा सकता।
उसमें आप ये नहीं कह सकते कि संसद के अंदर ऐसा ऐसा बोला उसने, ऐसे ऐसे किया उसने, ऐसा नहीं कर सकते आप भी। फिर बाद में आप कह नहीं सकते कि किसी व्यक्ति ने क्या बोला था अब वहाँ पे, जब सदन ये बोल दे कि इनको कार्रवाई से हटाया जाता है, ठीक है, तो वो सदन निरस्त हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। उसने बोला क्या नहीं बोला, आप मीडिया में अखबार में पर्चा निकाल करके नहीं कह सकते फिर बाद में भी किसी ने क्या किया था, ठीक है। सदन कार्रवाई कर लेगा अपने आप। सदन को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है कि भी सदन की बात नहीं मानी, ठीक है, उसका अधिकार है। और वो क्या कर सकता है, वो चेतावनी भी दे सकता है और वो जेल भी करवा सकता है। लेकिन ये अवमानना वाली जो बात है संविधान में कहीं पर जिक्र नहीं है, ये सिर्फ संसद की नियमावली के अंदर है, ठीक है, इसको याद रखिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। इसके बाद हम चलते हैं न्यायपालिका की तरफ। न्यायपालिका एकल एकीकृत न्यायपालिका है हमारी, ठीक है, यानी कि एकल है, एकीकृत है, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका है। देखो पार्ट 5 संविधान का भाग नंबर 5 सुप्रीम कोर्ट आता है, 124 से 147 तक आर्टिकल हैं। पार्ट 6, ठीक है, हाई कोर्ट आता है और 214 से 232 तक आता है। अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1935 के अधिनियम से 1937 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना भारत के अंदर। 1935 के अधिनियम में पहली बार भारत के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और 1937 में पहला सुप्रीम कोर्ट भारत के अंदर बनाया गया। आर्टिकल 124 क्या कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 में है, वो कैसे बनेगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। और संसद जो है, जो अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्तियां हैं या अन्य न्यायाधीशों की जो संख्या है, संसद विधि बनाकर या कानून बनाकर उनकी संख्या को निर्धारित कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले जब संविधान बना तो उस समय पे 7 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश था, तो कुल मिलाकर के 8 लोग आते, ठीक है। तो जस्टिस हीरालाल कानिया जो वो पहले हमारे जो है चीफ जस्टिस बने थे। 2019 में क्या था, 33+1 था, ठीक है, किया गया था इसको, ठीक है। 1956 में इसको क्या कर दिया गया, 7 से बढ़ा करके 11 कर दिया गया। 1960 में 14 हो गए, 1978 में 18 हो गए, 1986 में 26 हो गए, 2008 में 31 हो गए और 2019 में 34 जज टोटल हो गए। और DY चंद्रचूड़ फिलहाल में क्या है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे चलिए, आर्टिकल 135 क्या कहता है, इसके बारे में अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे हम इसी तरीके से। ये कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 1935 के अधिनियम की संघीय न्यायपालिका की प्रयोक्तव्य है होगी, यानी कि 1935 में जो बनाया गया था वैसी ही हमें ढांचा बनाएंगे हम, ठीक है, उसी को हम आइडियल मान करके चलेंगे। योग्यताएं क्या रहेंगी भारत का न्यायाधीश बनने के लिए, भारत का नागरिक होना जरूरी, 5 वर्ष या लगातार 5 वर्ष तक एक या अधिक हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो। क्या कह रहा है, 5 वर्ष या लगातार 5 वर्ष तक एक या अधिक हाई कोर्ट्स में न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर इसके अलावा 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो, या फिर इसके अलावा राष्ट्रपति की नज़र में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त कर सकता है, इसका मतलब, ठीक है। वेतन क्या होंगे, CJI का 2.80 लाख, ठीक है, और अदर जजेज का है 2.5 लाख और 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहता है जजेज का, ठीक है। अभी इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या रहती है वो देख लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया आती है इनके ऊपर। 124(4) में कहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया लागू होगी, महाभियोग की प्रक्रिया से हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। 124(5) में कहा है कि संसद विधि द्वारा प्रक्रिया जो है वो बना सकता है और उसमें बदलाव कर सकता है, ठीक है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 इसके संदर्भ में बना हुआ है, ठीक है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। प्रस्ताव आएगा, कैसे होगा, पहले प्रस्ताव आएगा किसी भी सदन में, हटाने की प्रक्रिया में किसी भी सदन में आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, लोकसभा में। राज्यसभा में आएगा तो 50 सदस्य अनुमोदित करेंगे, लोकसभा में आएगा तो 100 सदस्य अनुमोदित करेंगे, ठीक है। प्रारंभ होने पर एक समिति बनेगी कि इसको शुरू कर दिया है, अब क्या करेंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। उसमें कमेटी में कौन कौन होगा, जैसे CJI होगा या फिर अदर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ठीक है। और साथ में हाई कोर्ट का कोई जो है वो चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा और कोई पारंगत विधिवेत्ता होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 1, 2, 3 व्यक्तियों की कमेटी बनेगी। ये कमेटी फिर अपनी रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट के बाद जो वो लोकसभा में और राज्यसभा में दी जाएगी। अगर मान लो रिपोर्ट कमेटी ने कहा कि
ये बात गलत है, महाभियोग की कोई प्रक्रिया बनती है, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है ये सब कुछ, ठीक है। तो फिर महाभियोग नहीं चलेगा, प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसने कहा कि ठीक है प्रक्रिया चला लीजिए, बनता है छोटा मोटा मामला, तो फिर क्या होगा, लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, और विशेष बहुमत से इसको हटाया जाएगा। विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत होगा। विशेष बहुमत क्या, उपस्थित मतदान का 2/3, ठीक है, और जो कुल सदस्य संख्या का है, यानी कि दूसरे प्रकार का बहुमत, सदस्य संख्या का आधे से अधिक हो, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत जो है वो लागू होगा। 2/3 और आधे से अधिक, सदन की संख्या का आधे से अधिक। अब देखो नियुक्ति कैसे करते हैं हम इसकी, पद से तो हटा ही दिया पहले, अब नियुक्त करके देख लेते हैं। पद से हट गया, दूसरा जज आएगा। 124 मुख्य न्यायाधीश और अन्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, सबकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश को कैसे किया जाता है, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। कॉलेजियम व्यवस्था आप सब जानते हैं, ठीक है। वरिष्ठता का उल्लंघन जो वो कई बार हुआ भी है हमारे देश के अंदर, 1964 में हुआ था, जैसे जफ़र इमाम, ठीक है, जफ़र इमाम जो वो अपनी हेल्थ कंडीशन के कारण, स्वास्थ्य कारणों के कारण जो है वो नहीं बने थे, ठीक है, उनकी जगह पे जो है गजेंद्र गडकर को बनाया गया था। यहाँ तक तो मामला ठीक है, ये बिल्कुल जायज़ मामला था। जफ़र इमाम जो है उनकी कंडीशन सही नहीं थी, सच में ठीक नहीं थी, हेल्थ उनकी बहुत वीक थी, तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया कि मुझे क्या करोगे बना करके, किसी और को। तो उनके बाद जो नाम आता था गजेंद्र गडकर का, उनको बना दिया गया वरिष्ठता में। 1973 में फिर से हुआ, यहाँ पे एन रे को इंदिरा गांधी ने बना दिया, और इसमें उसके बाद 1977 में, देखो एक और बात है, जो 1973 में बने एन रे, ये 4 पदों को हार्म करते हुए गए थे, यानी कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे इनसे, उनकी जगह पे आए थे। उनको कह दिया गया, किसी को एक का तो बोला कि इनका स्वास्थ्य खराब है, ठीक है, ये रहेंगे नहीं रहेंगे, इसका कुछ ठीक नहीं है, तो ये उपस्थिति नहीं हो पाएंगे स्वास्थ्य के कारण, ठीक है। दूसरे को बताया कि इनकी उम्र 6 महीने ही बची हुई है, तो 6 महीने बनकर करेंगे क्या। तीसरे ने जो है अपना इस्तीफ़ा दे दिया। देखा कि भाई जब बना ही नहीं रहे हैं, पता है एन रे बनेगा, तो तू क्यों अड़ रहा है बीच में, छोड़ देना, करेगा क्या। जज के पद से इस्तीफ़ा ही दे दिया, छोड़ गया कि मैं बनना ही नहीं चाहता हूँ। अपने आप ही आ गए ऊपर फिर, और कहा कि नहीं हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है। इंदिरा गांधी ने स्पष्ट बोल दिया, हमने कोई उल्लंघन नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया है, हमने तो तार्किक आधार पर चयन किया है, ठीक है, एन रे का। उसके बाद 1977 में HR खन्ना की जगह पे जो है HM बेग को बनाया गया था, हमीदुल्ला बेग। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था, सीनियर मोस्ट का उल्लंघन हुआ था, ठीक है। CJI का कई बार क्या होता है कि जैसे जजों को नियुक्त करना हो तो CJI का परामर्श लेना पड़ता है, तो राष्ट्रपति के लिए वो बाध्यकारी है या नहीं, इस मामले के ऊपर बहस होती है। भी CJI जो है वो जजों को नियुक्त करने के लिए, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा जो उसके बाद में, CJI के बाद में, उसके लिए राष्ट्रपति को सलाह लेनी होती है, वो बाध्यकारी है या नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो 3 केस आए। SP गुप्ता केस 1982, न्यायाधीशों का प्रथम मामला बोला जाता है, फर्स्ट केस ऑफ जजीज, फर्स्ट जजीज केस भी बोलते हैं। जजों की नियुक्ति, इसमें कहा गया कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति CJI से परामर्श करेगा, और CJI का परामर्श जो बाध्यकारी नहीं है, कि CJI जो सलाह देगा वो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं कि वो माने या नहीं माने, ठीक है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से भी ले सकता है डिसीजन। उसके बाद दूसरा केस आता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन केस 1993, ये इसको सेकंड जजेस केस बोला जाता है, ठीक है। 1993 में यही से कॉलेजियम व्यवस्था शुरू होती है। CJI की नियुक्ति में वरिष्ठता का नियम लागू होगा, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कॉलेजियम से होगी। कैसे होगी, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम से होगी। CJI कैसे करेगा, कॉलेजियम में, कॉलेजियम बनेगा किन चीज़ों का, जैसे CJI होगा प्लस 2 वरिष्ठतम जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, उनके द्वारा की जाएगी। तो ये प्रमुखता के सिद्धांत पे कार्य करेगा, यानी कि मुख्य न्यायाधीश की बात को प्राथमिकता दी जानी जरूरी है। यहाँ पे अगर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भाई इसको नियुक्त करते हैं, तो फिर मुख्य न्यायाधीश की बात ही चलेगी ज़्यादा, ठीक है, बाकियों की इतनी नहीं मानी जाएगी, तो उसकी प्राथमिकता रहेगी, ठीक है। अब क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस केस 1998, इसके बाद एक और केस आता है 1998 में,
इसमें बहुत बड़ा मामला, ये कॉलेजियम को प्रॉपर व्यवस्था तैयार करता कॉलेजियम की। इसमें कॉलेजियम में क्या रखा गया, देखो इसने कहा कि एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसमें आम सहमति होगी सभी की। ऐसा नहीं है कि 4-1-5 हैं तो 3-2 से निर्णय हो गया ना, ऐसे नहीं हो सकता। आम सहमति होगी, सभी की सहमति चाहिए और सभी की लिखित सहमति होनी चाहिए। सबको लिखित में देना पड़ेगा कि मैं इसको क्यों चुनना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये क्यों होना चाहिए। तो आम सहमति होने पर राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा, सॉरी इसको थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यह है कि आम सहमति होगी तो राष्ट्रपति बाध्य होगा, ठीक है। यदि आम सहमति, मान लो यदि असहमति होती है, आम सहमति नहीं बन पाती, तो फिर राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा किसी को नियुक्त करने के लिए, ठीक है। आम सहमति बनना चाहिए कि भाई कम से कम 4-1 का निर्णय हो, ठीक है, 4-1 का निर्णय हो। और इस 4 में जो है जो CJI है उसका वोट होना चाहिए, समझे मेरी बात को। यानी कि इसके अंदर नियुक्ति जो वो इतनी आसान नहीं है, जैसे निर्णय जो भी लिया जाएगा, मान लो 3-2 से निर्णय भी आ रहा है मान लो, तो इस 3 में भी CJI होना चाहिए। CJI का डिसीजन इन 3 के साथ होना, इस 3 में होना चाहिए। अगर उसका डिसीजन इसके अंदर है तो ये निर्णय लागू ही नहीं होगा। 4-1 से भी आएगी, ठीक है, तो 4-1 से भी यहाँ पे CJI जो हैं उनका इसके अंदर मत होना चाहिए, इन चारों के अंदर, ठीक है। अकेले अगर CJI एक तरफ और 4 जज एक तरफ है तो भी निर्णय लागू नहीं होगा। यानी कि प्राथमिकता CJI के मत को दी जाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है वो तब बाध्य होगा जब CJI प्लस 4 लोग जो हैं वो कह दे कि हाँ ठीक है, ठीक है। तो यानी कि आम सहमति के ऊपर बात होगी। अब NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन नियुक्त किया गया। ये तो 98 के बाद की बात है। 99th अमेंडमेंट होता है भारत के संविधान में, ठीक है, और 124A B C ये 3 आर्टिकल जोड़े गए। CJI जो वो कैसे होगा, इसको न्यायिक नियुक्ति आयोग बोलते हैं। इसमें 6 सदस्यों का था, ठीक है, और 6 सदस्यों में कैसे कौन कौन लोग शामिल होंगे, जैसे CJI, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज, एक लॉ मिनिस्टर, ठीक है, और 2 ख्याति प्राप्त लोग, यानी कि पारंगत विधिवेता जिनको आप बोल सकते हैं। और ये जो 2 लोग हैं ख्याति प्राप्त लोग जो हैं, इनको कौन चुनेगा, इन लोगों प्रधानमंत्री एक कमेटी बताएगी। यानी कि प्रधानमंत्री की एक कमेटी होगी जो बताएगी कि इसके अंदर कौन कौन हो सकता है। अब इस कमेटी में कौन लोग हैं, ये 2 लोग चुनने के लिए, इन 2 लोगों के लिए देखो CJI तो हो गए, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज आ गए, लॉ मिनिस्टर आ गया, ठीक है, ये तो हो ही गए। अब ये 2 लोग चुनने हैं, ख्याति प्राप्त लोग कौन होंगे, इनको चुनेगा कौन, प्रधानमंत्री की एक कमेटी बनाएगी, ठीक है। 6 सदस्य इस समिति में, जो प्रधानमंत्री जो समिति बनाएंगे उस समिति के अंदर 6 सदस्य होंगे, ठीक है। 6 सदस्यों में कौन कौन होंगे, जैसे CJI होगा, प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ठीक है, और इसके बाद राष्ट्रपति इन 2 की नियुक्ति करेगा, ठीक है। यानी कि तो यहाँ पे कुल मिलाकर के राष्ट्रपति जो है, फिर उसके बाद ये 3 लोग मिल करके इसको बताएंगे, ठीक है। तो इन लोगों के द्वारा जो है डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये बताएंगे कि कौन कौन कैसे हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब मान लो ये जो NJAC आया था 99th अमेंडमेंट के द्वारा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने रद्द कर दिया। क्यों कर दिया, अब देखिए, न्यायपालिका का चौथा मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन केस 2015। इन्होंने कहा 124A B C को रद्द कर दिया गया इस मामले के अंदर, NJAC को समाप्त कर दिया गया कि ये नहीं है, 99th अमेंडमेंट को असंवैधानिक बता दिया गया। ये 3 प्रोविज़न बताए इन्होंने, ये 3 चीज़ें हुई, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि कॉलेजियम से ही व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री या एग्जीक्यूटिव जो हों वो फिर जज को नियुक्त करेंगे, ठीक है। इसको रद्द कर देगा। अभिलेख न्यायालय, देखिए इसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। हाई कोर्ट का आर्टिकल है 215, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 129। इसमें होता क्या है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात लिखी गई है 129 में। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात लिखी गई 215 में। इसका मतलब ये है कि न्यायालय के जो निर्णय हैं वो बाकी सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो सारे निर्णय जो है इससे नीचे इसके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनके ऊपर लागू होंगे, और हाई कोर्ट का जो निर्णय है हाई कोर्ट के नीचे जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके ऊपर लागू होंगे, ठीक है। और न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए जो है वो दंड देने का भी अधिकार रहेगा, ठीक है।
ठीक है। और ये अपने रिकॉर्ड्स रख सकता है, उन सब को जो है अभिलेख के तौर पे, यानी कि रिकॉर्ड बना सकता है उनको भी रख सकता है, ठीक है। अवमानना क्या है? अवमानना, संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित कर रखा है, इसके बेस पे अवमानना माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे दो अवमाननाएं होती है, जैसे सिविल मामलों में अवमानना होना, ठीक है, आपराधिक मामलों में अवमानना का केस आना। सिविल मामलों में क्या होगा कि किसी व्यक्ति या अधिकारी द्वारा स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से न्यायालय के आदेश या निर्णय का उल्लंघन करना, ठीक है। कोई ऐसा आपराधिक मामले कोई ऐसा लेख लिखना या वक्तव्य देना या कार्य करना जिसमें न्यायाधीश या न्यायालय की गरिमा भंग होती हो, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, शांति भूषण के बेटे हैं, उनके ऊपर केस हुआ था इस मामले में। उनको सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कोई कमेंट कर दिया था ट्विटर पे कोरोना टाइम में कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बाइक पे घूम रहे हैं और किसी सांसद के बेटे की बाइक थी, उस बाइक के ऊपर वो घूम रहे थे। कहा कि इसके ऊपर घूम करके और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो ताला लगा करके बैठे हुए हैं। इस मामले पे अवमानना केस हो गया। अवमानना का केस हुआ तो उन्होंने क्या किया कि बुला लिया और अवमानना केस में दोषी पाए गए और उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया 1 रुपया। 1 रुपया जुर्माना लगाया और कहा कि या तो माफ़ी मांग लो या 1 रुपया भर दो, नहीं तो 1 रुपया भी नहीं भरोगे, माफ़ी नहीं मांगोगे तो फिर आपको जेल भी कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि जेल कर दो, कोई बात नहीं, जेल कर दो। उन्होंने नहीं मांगी माफ़ी, ना 1 रुपया जुर्माना भरा, मना कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन वापस ले लिया, ठीक है। तो प्रशांत भूषण मामला, ये प्रशांत भूषण मामला 2020 का मामला, प्रशांत भूषण मामला 2020। तो न्यायालय की कार्रवाई में बाधा डालना, न्यायालय के निर्णय लागू करने में बाधा डालना, ये सब अवमानना के केस। और इसके अंदर दंड क्या होगा कि वेतन कटौती की जा सकती है, जैसे मान लो अगर ये नहीं माने तो, ठीक है। पदान्नति की जा सकती है कि उसको डिमोशन हो सकता है उसका। स्वविवेक आधारित दंड दे सकता है या कारावास दे सकता है, आर्थिक दंड दे सकता है या स्थानांतरण किया जा सकता है किसी व्यक्ति का, ठीक है। इसके अंदर भी यही है दंड इसी तरीके से। विनय चंद्र मिश्रा मामला 1998, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना के लिए दंड अनंत नहीं है, कि अवमानना होगी उसके लिए दंड ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी अधिवक्ता के लाइसेंस को रद्द करना, मान लो कोई एडवोकेट है, अब ये बोल दे कि हम उसका लाइसेंस रद्द करेंगे, ठीक है, और तो उसका लाइसेंस रद्द करना जो है वो अधिवक्ता परिषद का काम है, एडवोकेट काउंसिल का काम है। अधिवक्ता अधिनियम के तहत न्यायालय, जो अधिवक्ता अधिनियम के तहत न्यायालय जो है वो उसके अधिकार नहीं छीन सकता, ठीक है। तो इसलिए जो है वो कहता है कि अवमानना दंड अनंत नहीं है अवमानना के लिए, ठीक है। आर्टिकल 137 पुनरीक्षण, सब जानते हैं, न्यायालय द्वारा अपने किसी निर्णय पर पुनर्विचार कर उसे बदल देने का अधिकार होता है, ठीक है। देखो पुनर्विचार याचिका क्या होती है, 30 दिन के अंदर लगाई जाती है, ठीक है। जबकि उपचारात्मक याचिका जो है वो गंभीर मामलों में या अन्य गंभीर या अन्याय का मामला कुछ हो, गंभीर अन्याय हुआ है किसी के साथ, ठीक है, पुनर्विचार रद्द हो जाए तब ये उपचारात्मक याचिका जो है कब लगती है, कोई गंभीर अन्याय हुआ है या फिर जो है पुनर्विचार किया जो है वो रद्द हो जाए तब लगाई जाएगी, या फिर पुनर्विचार याचिका आप कब कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। सीजेआई और सीजेएस, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट को मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहते हैं, ये नोट कर लेना, मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। पीठ क्या है, इसकी पीठ या बेंच देख लीजिए। पीठ बनाने का, बेंच बनाने का अधिकार, जैसे एकल पीठ, इसमें होता है 1 जज, खंडपीठ, इसमें होता है 1 से ज़्यादा जज, ठीक है। संविधान पीठ क्या होती है, इसमें कम से कम 5 जज। संविधान का मतलब जब न्यायाधीश संविधान की व्याख्या करें तो उसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए, ठीक है। ये पीठ का मतलब, पीठ अगर पूछे आपसे कौन सी, जैसे आपसे क्रोनोलॉजिकल पूछ ले, एकल पीठ, खंड पीठ, संविधान पीठ, इनको आपको पूछ ले कि इनका मिलान कीजिए, सूची मिलान कीजिए, ठीक है, मैच द लिस्ट, ये करिए। अब क्या है, आर्टिकल 141, आर्टिकल 141 भी इन्हीं का है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी, ठीक है। आर्टिकल 142 सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति, इसे पूर्ण न्याय भी कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 141 में क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि, अगर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कोई विधि जो है वो घोषित कर दी है
तो भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी, सभी न्यायालय उसको फॉलो करेंगे। 142 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है, इसे पूर्ण न्याय भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर विवेकाधीन शक्ति आएगी और उसे क्या कहें, पूर्ण न्याय भी कहा जाता है और इस संसद की विधि के अधीन रखा गया है, ठीक है। और आर्टिकल 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी मामले के लिए, किसी सार्वजनिक मामले के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट की सलाह जो है वो बाध्यकारी नहीं मानी जाती है, ठीक है। अब कुछ और आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 126, 127, 128, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, इनको बेशक आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरे मामले में मैं जहाँ तक सोचता हूँ, समझता हूँ, मेरा मानना है कि ये 3 जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे 126, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। मान लो न्यायाधीश जो नहीं है और अभी तक नियुक्त नहीं हुआ है या नहीं आए हैं, ठीक है, तो कार्यकारी काम के तौर पे नियुक्त करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ठीक है। इसके बाद 127 में तदर्थ न्यायाधीश और 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इनकी नियुक्तियां, तदर्थ न्यायाधीश कौन करता है नियुक्त और सेवानिवृत्त कौन करेगा? सीजेआई खुद नियुक्त करता है, ठीक है। और ये कैसे नियुक्त करता है? राष्ट्रपति की अनुमति से नियुक्त करेगा। और इनको कब नियुक्त किया जाता है? न्यायाधीशों की जब गणपूर्ति ना हो रही हो, कोलेजियम पूरा ना बन रहा हो, सॉरी कोलेजियम पे आ गया, जब इनकी गणपूर्ति ना हो, यानी कि जब संख्या पूरी ना हो, तो तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है और कौन करेगा? सीजेआई करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा? मान लो तदर्थ न्यायाधीश के अंदर जो है किसी हाई कोर्ट के जज को लेकर के आना है, हरियाणा से किसी जज को बुलाना है, ठीक है, सीजेआई वहाँ से बुला रहा है किसी को, तो चीफ जस्टिस ऑफ जो उस स्टेट का जो चीफ जस्टिस है, उस कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, उससे परामर्श करेगा कि आप इसे भेज देंगे, तो भेज देगा, मना तो करते ही नहीं। फिर राष्ट्रपति की अनुमति लेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, इसको नियुक्त कर रहा हूँ, ठीक है, वो कहेगा कि हाँ ठीक है कर लो, ठीक है। ये तदर्थ हो गए, ठीक है, एक समय पे जब गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। और आवश्यकता होने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हो सकती है, ठीक है। तकनीकी रूप से क्या है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं इनको न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा, ठीक है, न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। दूसरी एक और बात, इनको जब तदर्थ न्यायाधीशों को जब ये नियुक्त करते हैं तो तदर्थ न्यायाधीश जो हैं इनकी अनुमति जरूरी नहीं है कि आप आएंगे, इनको बस कहा जाता है कि आपको यहाँ पे नियुक्त किया जा रहा है, ठीक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को जो है, अगर ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश ये बोल दे कि हम नहीं आना चाहते, तो इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं हो सकती कि आपको आना ही है, ये मना कर देंगे तो इनको नहीं लाया जाएगा। इनके वेतन भत्ते कैसे डिसाइड होंगे दोनों के? इनके वेतन भत्ते वैसे ही होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज को मिलते हैं, उतना ही मिलेगा, ठीक है। और जितने दिन तक ये रहेंगे उतने दिन तक का इनको मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? इसका क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का देखो, आर्टिकल 131 में दिया गया मूल क्षेत्राधिकार और एक है अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो क्या है मूल क्षेत्राधिकार के अंदर, तो बाद में देखते हैं, पहले अपीलीय क्षेत्राधिकार देखिए। अपीलीय क्षेत्राधिकार में कई आर्टिकल आते हैं, जैसे उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे, क्या कर दे? 132 में संवैधानिक मामला हो कोई, ठीक है, संविधान से जुड़े मामले कोई भी हों, अगर उच्च न्यायालय उसको प्रमाणित कर दे, ठीक है, तो संवैधानिक मामला बन जाएगा। यानी कि संविधान की व्याख्या का प्रश्न इसमें निहित होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आएगी। इसके बाद जैसे अपीलीय क्षेत्र 133 में कि दीवानी मामला है, ठीक है, और व्यक्तिगत विधियां जो वो यहाँ पे लागू, यानी कि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि संसद के किसी कानून की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, कि संसद का कोई कानून है, ठीक है, और उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि किसी की व्यक्तिगत विधियां जो है वो हमें डिफाइन करनी है, तो वो भी 133 में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर आता है, ठीक है। व्यक्ति उसके अंदर अपील कर सकता है, उच्च न्यायालय बोल देगा कि हाँ ये ठीक है, ये कर सकता है अपील, ठीक है। 134 में आपराधिक मामलों में, ठीक है, आपराधिक मामलों में भी व्यक्ति जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। 136 में ये कहा गया कि विशिष्ट किसी भी न्यायालय के विरुद्ध सुन सकता है, विशिष्ट अधिकार 136 में कि किसी भी न्यायालय के विरुद्ध जो है ये अपील सुन सकता है, कि हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया था, अब ये क्या कर रहा है, उसको सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है, ठीक है। तो 143 में क्या है कि सलाहकारी, मैंने अभी ऊपर बताया था कि राष्ट्रपति लोक महत्व के विषय पे जो है सलाह मांग सकता है और उस सलाह को जो है मानना बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। अब देखो मूल क्षेत्राधिकार के अंदर क्या आता है, मूल क्षेत्राधिकार 131, मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सिर्फ यही सुनेगा और कोई नहीं सुन सकता, सिर्फ इसी को सुनना है। जैसे केंद्र वर्सेस राज्य का कोई मामला है, केंद्र और राज्य के बीच में लड़ाई है, तो सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। केंद्र वर्सेस 2 या अधिक राज्यों का मामला है,
तो भी सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। केंद्र और राज्य हों, केंद्र एक तरफ केंद्र है और उसके साथ में एक दो राज्य भी है और फिर उसके अगेंस्ट में एक राज्य हैं, तो फिर कौन सुनेगा? तो भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। दो राज्यों के बीच मामला हो तो भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, कोई स्टेट का कोर्ट नहीं सुन सकता, ठीक है। तो अपवाद क्या है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो ना, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता। आर्टिकल 262 आप सब जानते हैं, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो है वो आर्टिकल 262 में है। और 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद बनाई गई है, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से मामले सुने जाएंगे, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जैसे मामले जो होंगे, ठीक है। जैसे और ये कौन सुनेगा? ये संसद ही इनका समाधान करेगा, संसद के पास अधिकार है। जैसे वित्त आयोग के मामले हैं, ठीक है, संविधान पूर्व संधि के जो मामले हैं, ठीक है, संविधान से पहले कोई संधि, उसके मामले जो संसद उसके ऊपर अधिकारी रहेगा, ठीक है। अब हाई कोर्ट को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। बाकी हाई कोर्ट के बारे में हमने कई चीज़ें साथ के साथ डिस्कस की भी हैं। तो हाई कोर्ट का भाग 6 में आते हैं ये 214 से 232 तक इनके आर्टिकल हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखें। आर्टिकल 214 में क्या है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। 231 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन से? 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। नहीं, ये नहीं था, ये पहले से ही लिखा गया है। वो तो मैं राज्यपाल पे आ गया था, राज्यपाल में कहा गया था कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 155 जो कहता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 231 क्या कहता है कि हाई कोर्ट हो सकता है राज्यों के लिए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे हरियाणा पंजाब के लिए चंडीगढ़ के अंदर हाई कोर्ट बनाया गया, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट उसे कहते हैं। 215 में क्या कहा है? अभिलेख न्यायालय है, ये पहले भी हमने पढ़ा था क्या था। 216 में क्या है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। आर्टिकल 217 क्या कहता है? नियुक्ति की जाएगी, और नियुक्ति कैसे होगी? कॉलेजियम व्यवस्था है, सीजेआई और 2 सुप्रीम कोर्ट के जज, ये लोग मिलकर के नियुक्त करेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के उन न्यायाधीशों को सलाह लेगा जो पहले उस राज्य में काम कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि किन को नियुक्त करना है और कैसे नियुक्त करना है, तो ये जो कमेटी बनी, कॉलेजियम जो है, वो क्या करेंगे? ये उन न्यायाधीशों से सलाह लेगा जो पहले उस राज्य में काम कर चुके हैं और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो हैं उनसे ये सलाह लेगा, ठीक है। और ये जो कमेटी है, ये कमेटी जो फिर जैसे ही उनसे बात करेगी तो राष्ट्रपति को परामर्श भेजेगा कि इनको जो नियुक्त करना, फिर राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। आर्टिकल 220, सेवानिवृत्ति के बाद ये कहीं पर वकालत नहीं कर मतलब कि ये वकालत कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि ये क्या है? ये वकालत कर सकते हैं, सिर्फ उस अदालत में नहीं कर सकते, उस अदालत को छोड़कर जहाँ पर ये न्यायाधीश रहे। मान लो ये 3-4 जगह पे जो है न्यायाधीश की उसके अंदर रहे हैं, तो ये वहाँ पे वकालत नहीं कर सकता, सिर्फ उन जगह कर पाएगा जहाँ पे ये नहीं रहे हैं। आर्टिकल 221, वेतन और भत्ते, राज्य की संचित निधि से, पेंशन भत्ते की संचित निधि से, ठीक है। देखो, वेतन और भत्ते क्या होते हैं? वेतन कहाँ से मिलते हैं? वेतन मिलते हैं इनको राज्य की संचित निधि से, ठीक है, जो भी जज होंगे। पेंशन जो बाद में मिलेगी, बाद में पेंशन बनती है इनकी, तो वो भारत की संचित निधि से मिलती है। आर्टिकल 222 में आ जाइए, स्थानांतरण, यानी कि इनको जो है ट्रांसफ़र करना हो, तो ये भी सीजीआई के द्वारा जो राष्ट्रपति की सलाह पे किया जाता है। राष्ट्रपति सलाह देगा और सीजीआई जो है उसके द्वारा उसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बात करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय में जैसे जिला स्तर न्यायालय होता है, ठीक है। जिला स्तर न्यायालय के अंदर क्या है? तो सिविल दीवानी मामले होते हैं, क्रिमिनल मामले होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है? वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बैठता है, एक प्रथम श्रेणी न्यायाधीश बैठता है, कनिष्ठ या मुंसिक जिसको हम बोल सकते हैं, और आपराधिक मामलों में वरिष्ठ दंडाधिकारी बैठेगा, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी और द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी, ये इस तरीके से बैठते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके की कोर्ट होती है, क्रिमिनल और सिविल मामलों की। तो इन न्यायालयों को जो है, ये जो कोर्ट हैं, इन कोर्ट्स को अधिकारिताएं और शक्तियां जो वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से मिलती हैं, ठीक है। यानी कि सारी की सारी जो है, हम जानते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है वो 1908 उससे मिलता है, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो 1973, ठीक है। ये क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट ये है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973, और सिविल प्रक्रिया संहिता जो है, सिविल प्रोसीजर एक्ट जो वो 1908 है, ठीक है, इससे मिलती है। तो इसके अलावा जो संसद के अधिनियम भी जो वो सहायता करते हैं, संसद के अधिनियम भी बनाए जाते हैं कि भाई वो कैसे किस मामले में सलाह कर सकते हैं, किस मामले पे जो डिसीजन ले सकते हैं। जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है वो बना हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो बना हुआ है, इसी तरीके से बहुत सारे एक्ट बने हुए, फैक्ट्री अधिनियम बना हुआ है,
ठीक है। तो ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों को हमने डिस्कशन में ले लिया है। अब एक बार थोड़ा छोटे छोटे कुछ कमीशन हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैग आर्टिकल 148 से 151 तक है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो सबसे महत्वपूर्ण पद इसको माना है, ब्रिटेन से लिया गया। संविधान में योग्यताओं का जिक्र कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ 3-4 आर्टिकल हैं। संसद ने अधिनियम बनाया, कैग अधिनियम 1971, इसके तहत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। और इसमें क्या लिखा गया है कि भारत का नागरिक हो, लोकवित्त या लोक लेखा का विशेषज्ञ होना चाहिए, या फिर न्यूनतम 10 वर्ष तक लोक सेवा कर चुका हो, यानी कि सिविल सर्वेंट रह चुका हो। और कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। कैग एक्ट 2017 भी आया है, जो 71 में था, उसको अमेंड कर दिया गया। अमेंड करके क्या किया गया? उसकी शक्तियाँ डिसाइड हुई हैं। आर्टिकल 149 में कैग की शक्तियाँ डाली गई हैं। क्या शक्तियाँ, क्या काम कर सकता है वो, क्या कार्य हैं उसके? यह भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जितने भी खर्चे किए गए, प्रत्येक धन का लेखा परीक्षण करता है। भाई राज्य सरकार ने क्या खर्चा किया, ठीक है, भारत सरकार ने क्या खर्चा किया, उसका पूरा लेखा परीक्षण करेगा। ठीक है। संचित निधि और आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि, इनसे जो खर्च किया उस धन का परीक्षण करेगा। सरकारी कंपनियों द्वारा जो खर्चा किया गया, ठीक है, उस धन का जो लेखा जोखा उसका परीक्षण करेगा। उन निजी कंपनियों का भी लेखा परीक्षण कर सकता है जो सरकार की साझेदारी में है। ठीक है। यानी कि सरकार का कहीं पर भी कोई भी शेयर है, उन सब का परीक्षण कैग कर सकता है। ठीक है। और ये अपनी रिपोर्ट जो है किसको देता है? राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट की जांच जो है वो कौन करती है? लोक लेखा समिति करेगी। ठीक है। और लोक लेखा समिति जो वो कैग की मित्र समिति भी कही जाती है। यही कुछ फैक्ट हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी, जो यूजीसी नेट के लिए काम आ सकते हैं। ठीक है। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में प्री एग्जाम जो होगा उसके लिए काम आ सकते हैं। ठीक है। इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी 1950 पहली बार इसको बनाया गया। 25 जनवरी 1950 को इसको बना दिया गया था, लागू हो गया था ये। ठीक है। आर्टिकल 324 में इसका जिक्र है। अभी कौन है? राजीव कुमार मुख्य हैं, दूसरा कौन है? ज्ञानेश कुमार, और तीसरा कौन है? डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। ठीक है। एक निर्वाचन आयुक्त 1950 से 1989 तक जो है एक ही था, एक निर्वाचन आयुक्त रहेगा। ठीक है। और 1989 में क्या हुआ? 1989 में इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया। फिर से 1990 में क्या वापस 1 सदस्य बना दिया गया। 1993 में एक बार फिर से 3 सदस्य बना देगा। वर्तमान में ये 3 सदस्यीय है। ठीक है। 3 सदस्य इसके अंदर हैं। और 3 सदस्य कौन कौन है? राजीव कुमार मुख्य चीफ इलेक्शन कमीशनर है, और ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंधु, ये दोनों जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के अंदर सदस्य हैं, मेंबर हैं। ठीक है। तो एक चीफ इलेक्शन कमीशन, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की उम्र होती है 6 वर्ष और 65 वर्ष तक, और इनकी क्या होती है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है। जो दूसरे हैं, अदर हैं। इसको हटाने की प्रक्रिया जो है वो महाभियोग से हटा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को जो है चीफ इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर राष्ट्रपति स्वयं हटा सकता है। यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन को तो महाभियोग से हटा सकते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर जो है ये 2 बाकी जो हैं, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपनी सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति उनको हटा देगा। ठीक है। एक केस हुआ था, अनुपम गोयल केस 2023। उसने कहा एक समिति बननी चाहिए जो राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी इनकी नियुक्ति को लेकर के। ठीक है। संसद ने समिति में किस किस को रखा? प्रधानमंत्री को, कैबिनेट मिनिस्टर को, LOP लीडर ऑफ अपोजिशन को। ठीक है। और सभी का वेतन वो शक्तियाँ जो हैं वो बराबर हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, 2 अदर जो हैं, उनकी शक्तियाँ और उनके वेतन बराबर हैं, कोई फ़र्क नहीं है। काम क्या करती है ये इलेक्शन कमीशन? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ HPSC मेंस के लिए, और जो फिलहाल में PGT वाले बच्चे हैं उनके मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के समय में पूछा जाने वाला। काम क्या करता है? देखो, गलत निर्वाचन उपायों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करेगा। ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करवाएगा। चुनाव की तिथि घोषित करेगा। राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है, चुनाव चिन्ह प्रदान करना है। राष्ट्रीय और राज्य दल का दर्जा जो है उसके मानदंड जो होते हैं, उसके पैरामीटर जो होते हैं वो फिक्स करने हैं। आचार संहिता घोषित करना, यानी कि मुक्त निष्पक्ष चुनाव करवाना, यानी कि फ्री एंड फेयर चुनाव करवाना। मतदान सूची जारी करना, मतदान प्रणाली निर्धारित करना। संसद की अयोग्यता पर राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देना। संसद और विधायक जो हैं अगर वो अयोग्य हैं तो उसके ऊपर राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देगा। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है संघ लोक सेवा आयोग। ये क्या करता है? आर्टिकल 315
संघ लोक सेवा आयोग जो है आर्टिकल 315, ठीक है, और राज्य लोक सेवा आयोग, ये दोनों आते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 315 से 323 तक इनका जिक्र है, ठीक है। 6 साल से 65 साल तक की उम्र रहती है संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है। और राज्य लोक सेवा आयोग में 6 साल से 62 साल तक की उम्र रहती है। राष्ट्रपति इनको हटाएगा, इनको पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जो एक बार यूपीएससी का अध्यक्ष बना या फिर अध्यक्ष बना तो उसको दोबारा नहीं नियुक्त किया जा सकता। लेकिन सदस्य एक बार बना है वो दोबारा भी सदस्य बन सकता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। एक अध्यक्ष होता है और अन्य जो है अन्य को राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि कौन कौन होंगे। तो वर्तमान में अध्यक्ष प्लस 10 लोग होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 11 लोगों की टीम हम देखते हैं यूपीएससी के अंदर। तो एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य, ठीक है, अदर मेंबर, ठीक है। काम क्या करता है, एक और चीज़ ध्यान रखनी, कम से कम आधे सदस्य जो राज्य सरकार या संघ सरकार में लोक सेवक रह चुके हैं, ठीक है। वो जो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, 5 जो सदस्य होंगे, वो कम से कम आधे सदस्य जो है राज्य सरकार में या संघ लोक सेवा संघ सरकार के अंदर जो है सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। और संविधान में कोई योग्यता जो है इनके बारे में नहीं दी गई कि भाई क्या योग्यता होनी चाहिए। सिर्फ यही एक नियम बनाया गया है कि भाई आधे सदस्य जो हैं कम से कम वो संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग में जो है रह चुके हैं, लोक सेवक रह चुके हों, सॉरी सेवा आयोग में नहीं, उन राज्य की और सरकार के सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, ठीक है। संविधान में किसी तरीके की कोई योग्यता नहीं दी गई कि इनका सदस्य कौन होगा। कार्य क्या कर सकता है, आर्टिकल 320 में इनके कार्य दिए गए हैं। क्या है कि अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा के उच्च पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना, नियुक्ति के लिए सलाह देना कि नियुक्ति कैसे होनी है, भर्तियों के लिए सलाह देना, राज्यों के अनुरोध पर संयुक्त भर्ती के लिए सहयोग देना कि भाई राज्य कहे कि हमारी भर्ती करवा दीजिए, ठीक है, तो ये उसके लिए संयुक्त रूप से सहयोग कर सकता है। राष्ट्रपति को पेंशन, भर्ती, पदोन्नति इनके ऊपर सलाह देना कि इनकी लोगों की पेंशन, भत्ते जो हैं वो सब कुछ डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आर्टिकल 338, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338A, ठीक है। अब देखिए, मूल संविधान में कहीं पे जिक्र नहीं था इनका। 65वां संविधान संशोधन होता है, SC ST आयोग 1990 में लाया गया। 89th अमेंडमेंट से दोनों को अलग अलग आयोग बनाया गया 2003 में। 2003 में 89th अमेंडमेंट होता है, ठीक है। उससे क्या किया गया, SC और ST अलग अलग कमीशन बन गए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बन गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बन गया, और आर्टिकल डाल दिए गए 338 और 338A, ठीक है। संरचना कैसे बनती है, कुल मिलाकर के 5 सदस्य होते हैं दोनों के अंदर, दोनों के सेम कार्य, सेम सदस्य। अध्यक्ष होता है एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा अपने सीलबंद हस्ताक्षर आदेश के द्वारा। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है, सभी का 3 वर्ष का होता है। दोनों का कार्य जो है, दोनों का कार्य अपने अपने वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना है, ठीक है। दोनों अर्ध न्यायिक संस्था हैं, यानी कि ये सेशन कोर्ट जो होता है उसकी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। ये किसी को सम्मन जारी कर सकते हैं और शपथ पत्र पे हस्ताक्षर करवा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और ये SC और ST संबंधित जो सामाजिक आर्थिक विकास योजनाएं हैं, योजनाओं पर केंद्र या राज्य सरकारों को सलाह देने का काम ये करते हैं, ठीक है। और सिफारिश करने का काम भी ये करते हैं कि भाई सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए क्या किया जा सकता, उसके लिए सिफारिश देंगे, ठीक है। और केंद्र और राज्य सरकार को जो है सलाह देंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति को जो है ये हमेशा नियमित तौर पर रिपोर्ट करते रहते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत तरीके से काम करते रहते हैं। इसके बाद आता है कुछ सांविधिक आयोग भी हैं। ये तो संवैधानिक आयोग के बारे में हमने बात की है। इसके अंदर हमने फाइनेंस कमीशन नहीं समझा है, वित्त आयोग नहीं समझा है। वित्त आयोग आप लोग देख लेना, वो भी है आर्टिकल 280 के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो कैग हमने समझ लिया, ठीक है। SC ST आयोग जो हैं वो हमने समझ लीजिए। OBC कमीशन भी आ चुका, उसके बारे में भी हमने जिक्र नहीं किया है। आर्टिकल 338B पार्ट बना है OBC कमीशन, वो भी संवैधानिक आयोग है। और यूपीएससी के ऊपर हमने बात कर ली, यूपीएससी क्या होता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन पे हमने बात कर ली, और इसके अलावा फाइनेंस कमीशन रह गया, वित्त आयोग रह गया, उसके ऊपर आप देख लेना, ठीक है, उसको आप चेक कर लेना। इसके बाद जो है कुछ सांविधिक आयोग होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सांविधिक आयोग यानी कि कानून के द्वारा बनाए गए, ठीक है, संविधान के अंदर जिक्र नहीं है। CVC भारत में भ्रष्टाचार रोकने वाली प्रमुख संस्था है, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ से हुई, संथानम समिति थी 1963 में। उसकी सिफारिश पे इसकी सिफारिश पर जो है एक कार्यकारी आदेश जारी किया गया, किसके द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा,
होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो है एक आदेश जारी किया गया था, उसने कहा कि हम सीवीसी बना रहे हो, तो सीवीसी बन गई। 2003 में सीवीसी एक्ट लाया गया और इसके द्वारा जो है सीवीसी को सांविधिक दर्जा मिल गया। इससे पहले सांविधिक नहीं था, ये सिर्फ एक आदेश के थ्रू काम करती थी, जबकि क्या हुआ अब सीवीसी सांविधिक बन गया, यानी कि संसद के कानून के द्वारा जो संस्था बनाई जाती है वो सांविधिक आयोग होते हैं। ठीक है, संरचना क्या है, एक मुख्य सीवीसी होता है, ठीक है, 2 अन्य आयुक्त होते हैं, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, कार्यकाल 4 साल का होता है और 65 वर्ष तक का होता है, पद मुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। ठीक है, इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है 3 सदस्यीय समिति जो वो सिफारिश करती है, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और एलओपी इसके अंदर वो रहते हैं। ठीक है, इसलिए होम मिनिस्टर क्यों है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने ही इसको बनाया था पहले, इसलिए होम मिनिस्टर को इसमें रखा जाता है। एलओपी इसके अंदर शामिल होता है। दिवालिया हो जाए, न्यायालय द्वारा अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए, अन्य लाभ का पद ग्रहण कर ले, या फिर असमर्थ या कदाचार के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय की जांच पे इसको हटाया जा सकता है। यानी कि ये इसके प्रोविज़न है जिनके थ्रू इसको हटाया जा सकता है। काम क्या करता है, शक्तियाँ क्या, उनके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये सलाहकारी संस्था है, ठीक है, कोई अर्धन्यायिक संस्था नहीं है। दूसरी चीज़, सरकार बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सरकार लिखित में विवरण देगी कि हम क्यों नहीं मान रहे आपकी बात। ठीक है, तीसरी बात, केंद्र सरकार की सिफारिश पर अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवा के किसी कर्मचारी पर लगाए गए आरोपी की जाँच कर देगी। ये केंद्र सरकार की सिफारिश होगी और किसी भी व्यक्ति पर अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवा का कोई भी कर्मचारी है उसकी जांच करेगी, आरोपों की जांच। दिल्ली विशेष पुलिस द्वारा, दिल्ली विशेष पुलिस है एक, ठीक है, उसके द्वारा की जा रही कार्यवाहियों का निरीक्षण कर सकती है कि दिल्ली विशेष पुलिस जो एक्ट है उसके तहत जो कार्रवाई हो रही है उन कार्रवाइयों का ये निरीक्षण कर सकती है, उन्हें निर्देश देना और उनको सलाह देने का काम कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा सलाह मांगने पर सलाह देना, कि केंद्र सरकार ने सलाह मांगी किसी मामले पर इनको सलाह देनी पड़ेगी। छठा काम करती है ये कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अनुसार यदि केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा से संबंधित भ्रष्टाचार के नियम बनाती है तो सीवीसी से सलाह जरूरी है। यानी कि मान लीजिए केंद्र सरकार जो है वो केंद्रीय सेवाओं के लिए, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए करप्शन से रिलेटेड कोई कानून बना रही है तो क्या करना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी, किससे, सीवीसी से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग क्या कहता है। केंद्रीय सूचना आयोग आरटीआई सब जानते हैं, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इसका गठन किया गया। संरचना कैसे, पहले तो इसका कार्यकाल देखिए, 3 साल और 65 वर्ष तक रहते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है और 3 सदस्यीय समिति होती है उसकी सिफारिश पे करेगा, जिसके अंदर कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, एलओपी होगा और कैबिनेट मिनिस्टर होगा एक, और वो कैबिनेट मिनिस्टर भी जो है प्रधानमंत्री के द्वारा लाया जाएगा, कौन होगा उसके अंदर। अब योग्यताएं क्या होंगी इसकी, योग्यताओं की बात कर लीजिए हैं। आरटीआई के अंदर जो आरटीआई का आयुक्त जो होगा, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त जिसे आप कहते हैं, विधि, विज्ञान, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन का व्यापक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यानी कि इन सब का बहुत ही अच्छा नॉलेज वाला व्यक्ति जो है वो इसके अंदर योग्य माना जाएगा। दूसरा, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। लाभ का पद धारण किए हुए व्यक्ति भी इसके सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, राजनीतिक दल से संबंधित न हो और अपना कारोबार ना करता हो कोई भी। ठीक है, कारोबारी व्यक्ति नहीं हो सकता, राजनीतिक दल का व्यक्ति भी नहीं हो सकता। कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, अर्धन्यायिक है, सलाहकारी है, इसको शक्तियाँ अर्धन्यायिक की, सलाहकारी की। रिपोर्ट किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। किसी व्यक्ति की शिकायत पर कुछ मामले जिनके ऊपर ये निम्न विषयों पर जांच कर सकता है, जैसे किसी लोक प्राधिकारी के यहाँ जन सूचना अधिकारी को नियुक्त ना होने पर, ठीक है, मान लो किसी जगह पे जन सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया, ना होने पर, सूचना प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होने पर, ठीक है, उसकी जांच कर सकता है। ठीक है, इसके बाद किसी लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना देने से इनकार करने पर, ठीक है, समय सीमा में सूचना ना मिलने पर, सूचना प्राप्ति पर निर्धारित फीस से अधिक फीस मांगने पर, ठीक है, ये लोक प्राधिकारी पर सूचना में विलंब करने पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और मैक्सिमम 25,000 रुपये जुर्माना जो है ये किसी व्यक्ति पे लगा सकता है। ये इसकी शक्तियां हैं और इनकी जांच भी कर सकता है। इसके निर्णय के विरुद्ध जो है, इसका निर्णय अगर जो भी आएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही अपील की जा सकती है। ठीक है, सेशन कोर्ट में अपील नहीं हो सकती।
या तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, वहाँ पे अपील करिए। अब देखिए इसके बाद जो केंद्र राज्य संबंध आते हैं, और केंद्र राज्य संबंध 3 तरीके के, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ठीक है, विधायी और प्रशासनिक संबंध जो भाग 11 में है, वित्तीय संबंध भाग 12 में है। ठीक है, विधायी संबंध के अंदर मैं एक बार चेक करता हूँ। अभी क्या है, ये काफ़ी लंबा पड़ेगा, थोड़ा सा है ज़्यादा इसके अंदर मैटर, तो मैंने कहा था ये सेकंड लास्ट क्लास हो सकती है, लास्ट नहीं हुई। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें बच गई हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। केंद्र राज्य संबंध में जो कमेटियाँ बनी हैं, जो चीज़ें आई हैं, उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, यहीं पे रोकना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं रोक रहे हैं। नेक्स्ट क्लास, एक क्लास और बची हुई है। मैं पर्सनली आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे पॉलिटी का रिवीजन कर रहे थे साथ के साथ, वो इन 6-7 वीडियोज़ को जो है वो ज़रूर देख के जाएँ। 6-7 घंटे के अंदर पूरी पॉलिटी रिवाइज़ की है हमने, और उसमें जो है सिर्फ पॉलिटी नहीं, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ की हैं। और ऐसे हमने कहीं रिवाइज़ नहीं किया है इसको कि इंडियन पॉलिटी को जो है हमने 1 घंटे में रिवाइज़ कर दिया और सब कुछ क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वो बकवास चीज़ें होती हैं। आप कहीं पर भी देखते हैं, मैराथन क्लास देखते हैं, तो उसमें मैराथन क्लास में 3 घंटे में जो है 10 की 10 यूनिट करवा दी। ठीक है, ऐसा नहीं कर रहे हम। हमने लगभग 6-7 घंटे लगाए हैं, 7 घंटे के लगभग हमारा टाइम लगा है इंडियन पॉलिटी को कवर करने में, लेकिन वो डिटेल में कवर की हमने। और डिटेल में कवर करना है, रिवीजन का मतलब यही होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें देखें जहाँ से कम क्वेश्चन तो उठ के आए। ठीक है, रिवीजन ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता है कि आप 1 घंटे में पूरी पॉलिटी रिवाइज़ करवा देंगे। नहीं हो सकती भाई 1 घंटे पूरी पॉलिटी रिवाइज़। 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या फिर अधीनस्थ न्यायालयों के ये आर्टिकल रिवाइज़ नहीं हो सकते अगर ढंग से करेंगे तो। कुछ केसेज होते हैं उनसे जुड़े हुए, वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे ये सब चीज़ें यहाँ पे इतनी सारी हो रही हैं तो हम लाइव क्लास में कितना करते हैं। लाइव क्लास में 60 क्लासेज होती हैं इंडियन पॉलिटी की, और 60 घंटे लग जाते हैं। तो हमने 60 घंटे को 7 घंटे में कवर किया। ठीक है, तो 60 घंटे 7 घंटे में कवर हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत कुछ है। वहाँ पे हर एक चीज़ के ऊपर डिबेट को हमने देखा, एक एक केस को डिटेल में हमने देखा वहाँ पे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।